हाँ जी, बच्चे एक टॉपिक रह गया था कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जिसका काम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना है। Every capacitor consists on two metal plate separating by some insulator। हर कैपेसिटर दो मेटालिक प्लेट पे मुश्तमिल होता है, किसी भी शक्ल में हो सकती हैं। अगर पैरेलल प्लेट हैं तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अगर स्फेरिकल शक्ल में है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक नेगेटिवली, इसे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक सिलेंडर नीचे है, एक उसके ऊपर है। तो नीचे वाला सिलेंडर एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव, तो ये सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो शेप के मुताबिक इनके नाम होते हैं। इसका नाम है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये दो पैरेलल प्लेट पर मुश्तमिल है। इनके दरमियान क्या होता है? इंसुलेटर। इनके दरमियान सेपरेशन डी है। व्हेन दीज टू प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, वन प्लेट रिसीव चार्ज पॉजिटिव एंड अदर रिसीव चार्ज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? जिस प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, वो प्लेट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से शिफ्ट कर देता है उस तरफ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ नेट पॉजिटिव चार्ज रह गया और नेगेटिव वहाँ चले गए, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। चार्ज का डिपेंड पोटेंशियल पे होता है। कांस्टेंट यहाँ पे C लगाते हैं। C कैपेसिटेंस है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। ये कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट है। इसका यूनिट कॉलम पर वोल्ट होता है, और कॉलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड। सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। अमूमन इसको स्मॉलर यूनिट में शो किया जाता है, माइक्रो फैराड में। 10⁻⁻⁶ फैराड या पिको फैराड होता है। तो ये उसके स्मॉलर यूनिट हैं। अगर पोटेंशियल इज डबल, व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन कैपेसिटेंस? अगर पोटेंशियल डबल हो जाए, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डबल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हाफ रहेगा। इक्वेशन में तो यूनिवर्सली है। हाँ, क्योंकि जब पोटेंशियल को आप डबल करते हैं तो साथ में चार्ज भी डबल हो जाता है। पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, चार्ज भी बढ़ता जाता है। इनकी रेशियो हमेशा सेम रहती है, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डिपेंड ना पोटेंशियल पे होता है ना चार्ज पे, ये कांस्टेंट है। ये रेशियो को शो करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का डिपेंड किस पे होता है? अगर दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ प्लेट a के बराबर है, तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का डिपेंड तीन चीज़ों पर होता है: एरिया ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ये वैक्यूम में कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है, A∈0/d। याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर will depend on three factor: area of plate, distance between plate and medium between plate। ये फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए फार्मूला है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट के दरमियान रख दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, तो कैपेसिटेंस मीडियम में बढ़ जाती है। वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस उतने टाइम बढ़ जाती है जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, तो ये इंक्रीज हो जाती है। तो नई वैल्यू क्या बनेगी? A∈0/d
मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन आर, ये कैपेसिटेंस है विद मीडियम। तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद मीडियम टू वैक्यूम। तो ये दो कैपेसिटेंस की रेशियो है विद मीडियम टू वैक्यूम। जब कॉलम फोर्स मालूम कर रहे थे तब रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी? फोर्स विद वैक्यूम टू मीडियम, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तभी आंसर आता है। जो बड़ी वैल्यू होती है उसको ऊपर रखा जाता है, छोटी को नीचे रखते हैं। वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होती है और मीडियम में कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, तो बड़ा फैक्टर ऊपर आएगा, छोटा फैक्टर नीचे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनल ऐसे, इसका कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो है दो मीडियम की। कैपेसिटेंस के बढ़ने की वजह क्या होती है? अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर के दरमियान रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस के बढ़ने की वजह होती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव। ये क्या पैदा कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही हैं। जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ऐसा इंसुलेटर जिसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो सके उसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, इंसुलेटर होता है। अगर यहाँ पर कोई एटम रख दिया जाए जिसमें सेंटर में पॉजिटिव, ऑर्बिट में नेगेटिव है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एटम की शक्ल ऐसे होती है। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एटम की शेप ये नहीं रहती, इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होती है और एटम एक डंबल की शक्ल बना लेता है। उसके सारे नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और पॉजिटिव एक तरफ। एटम की इस डिस्टॉर्शन को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम की शेप का चेंज हो जाना, उसके सारे नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाना, पॉजिटिव दूसरी तरफ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। तो ये क्या बन गया? एक डायपोल। डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जिनके दरमियान कुछ फासला हो, ये डायपोल है। इसका डायपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। और डायपोल मोमेंट होता है कॉलम मीटर। ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो गोया एक्सटर्नल फील्ड में एटम क्या हो जाता है? पोलराइज। जब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, उसके सारे एटम भी ऐसे डायपोल बन जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे इकट्ठे होते हैं? जहाँ पॉजिटिव प्लेट है। और पॉजिटिव कहाँ इकट्ठे होंगे? जहाँ नेगेटिव प्लेट है। दरमियान के चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सिर्फ एक एंड के नेगेटिव बच जाएंगे और एक एंड के पॉजिटिव बच जाते हैं। दरमियान वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। एक साइड पे नेगेटिव रहेगी, एक साइड पे पॉजिटिव। नतीजा क्या निकलता है कि चार्ज डेंसिटी में कमी आती है। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट चार्ज प्लेट का फार्मूला हमने ड्राइव किया था गाजेस लॉ की एप्लीकेशन में। वो फार्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन आर। सिग्मा क्या होती है? चार्ज डेंसिटी। अब पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई। सिग्मा के डिक्रीज़ होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो गया। पोटेंशियल का ताल्लुक पड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो गया। जो ही पोटेंशियल कम होता है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। पोटेंशियल के इन्वर्सली है कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नतीजे में चार्ज सेम रहता है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होता है, पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, सिर्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है।
ये जो स्टैटिक चार्ज हैं इनमें एनर्जी स्टोर होती है। क्यों स्टोर होती है? क्योंकि सिमिलर चार्ज एक पॉइंट पर इकट्ठे हैं। बहुत से पॉजिटिव एक प्लेट पे इकट्ठे हैं। पॉजिटिव को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई चार्ज ना हो आप आसानी से चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पहला चार्ज आ गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी और चार्ज को लाने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना पड़ेगा। फिर एक और चार्ज को लेकर हैं और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और चार्ज को लेकर हैं और काम करना पड़ेगा। चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अब चार्ज को मूव कर रहे हैं, वर्क करना पड़ता है। जितना बैटरी को काम करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए, वो एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। और उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? एनर्जी की वैल्यू याद करें, हाफ क्यू फी। ये एक इक्वेशन है। हाफ चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, ये एनर्जी है जो प्लेट्स के दरमियान इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। Q बराबर सी वी होता है, पुट कर लें तो हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी एनर्जी होती है। V बराबर है Q डिवाइडेड बाय C। V की वैल्यू पुट कर लें तो एनर्जी की तीसरी शक्ल होती है Q स्क्वायर ओवर C। तो ये तीनों फॉर्म एनर्जी के हैं, तीनों फार्मूले एनर्जी के हैं। एक चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में, एक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में, एक चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है उसका, एरिया ए के बराबर है, इनके दरमियान डिस्टेंस डी है, तो ये सारा वॉल्यूम होता है ए डी। टोटल प्लेट के दरमियान जो वॉल्यूम है, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी है और ये एनर्जी डेंसिटी है। ये फार्मूला होता है। तो एनर्जी डेंसिटी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। बाकी ये दोनों मीडियम के कांस्टेंट हैं, ये मीडियम के कांस्टेंट हैं। एनर्जी डेंसिटी का डिपेंड स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, जबकि एनर्जी का डिपेंड स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। ये फार्मूले याद करने होंगे, एनर्जी के फार्मूले और एनर्जी डेंसिटी के। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है सिलेबस में? नहीं है, आती है, पढ़ लेना, वैसे पढ़ लेना, सवाब मिलेगा। अगर ये कैपेसिटर है और रजिस्टर है, इसे कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी के साथ, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर लें, सॉरी बैटरी को कनेक्ट कर लें, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसको फुली चार्ज होने में टाइम लगता है, ज़ीरो टाइम में चार्ज नहीं होता। इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, इधर चार्ज लेते हैं इधर टाइम, तो ये कैसे होती है? इसको चार्ज होने में टाइम लगता है। अगर ये मैक्सिमम चार्ज ये है तो ये उसको टाइम लगेगा फुली चार्ज होने में, क्योंकि रेजिस्टेंस के नतीजे में सर्किट की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की अपनी भी रिएक्टेंस होती है, जिसके नतीजे में टाइम लगता है। ठीक है। अगर RC की वैल्यू लार्ज हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा फुली चार्ज होने में, ये लार्ज RC है। अगर RC की वैल्यू स्मॉल हो
तो जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये स्मॉल आर सी के लिए है। तो ये आर सी क्या होता है, इसे टाइम कहते हैं। आर और सी का यूनिट सेकेंड होता है। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसका यूनिट सेकेंड है। इसे क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। वो टाइम जो किसी कैपेसिटर को 63% चार्ज होने, मैक्सिमम का 63% तक चार्ज होने में जितना टाइम दरकार है वो टाइम कांस्टेंट है। फ़र्ज़ करें 63% यहाँ तक होता है, तो यहाँ तक जितना टाइम लगा इसे टाइम कांस्टेंट कहेंगे। वो टाइम जिसने टाइम में कैपेसिटर 63% तक चार्ज हो जाए। इसी तरह डिस्चार्जिंग है, अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दें बैटरी को, जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका इस तरह से डिस्चार्ज हो, तो उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसे बनता है, अगर आर सी को स्मॉल है जल्दी डिस्चार्ज हो गया, लार्ज है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्चार्जिंग में आप क्या कहेंगे, जब 63% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, बाकी कितना बच गया, 37%। इट इज़ टाइम टू डिस्चार्ज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज होने के लिए या 63% डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अगर C की वैल्यू 0 हो जाए या R की वैल्यू 0 हो जाए, तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा या लेट चार्ज होगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यह चार्ज नहीं हो सकता। टाइम आर सी है ना, तो टाइम जीरो का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो टाइम में जो ही आप बटन ऑन करेंगे ज़ीरो टाइम में क्विकली चार्ज हो गया या क्विकली डिस्चार्ज हो गया। इतना टाइम लगेगा चार्ज या डिस्चार्ज, मतलब क्विकली चार्ज होगा, विद इन नो टाइम चार्ज हो जाएगा। इसको अच्छा जी, two capacitors C1 and C2 are connected parallel if a charge Q is given to the combination the capacitor gets charged in the ratio कम्बिनेशन का पता है इनके, कैपेसिटर को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में क्या फ़र्क होता है, सीरीज ऐसा सर्किट है इन विच करंट हैज़ ओनली वन पाथ, जिसमें करंट का एक ही रास्ता है, उसे सीरीज़ कहते हैं। और जिसमें करंट के एक से ज़्यादा रास्ते हों, ये बैटरी है, C1 C2 C3 कह लें। जिसमें करंट के एक से ज़्यादा रास्ते हों वो पैरेलल होता है।
in which current has more than one path, it is parallel. In which current has only one path, it is series. जब कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाती है। फार्मूला होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन जब पैरेलल जोड़ते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाती है C1 + C2 + C3। तो ये रेजिस्टेंस के उलट होता है फार्मूला इसका। सीरीज़ में कैपेसिटेंस कम होती है और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यहाँ जो क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड पैरेलल। सीरीज़ और पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, क्या चीज़ चेंज होती है? सीरीज़ में करंट और चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। सीरीज़ में पोटेंशियल कुछ पहले यहाँ ड्रॉप होगी, जो बचेगी आगे जाएगी, जो बचेगी आगे जाएगी। तो पोटेंशियल सीरीज़ में डिवाइड होती है, करंट और चार्ज सेम रहता है। जबकि पैरेलल में पोटेंशियल सबको सेम मिलता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। करंट को जितने रास्ते मिल जाएंगे उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट भी डिवाइड हो जाता है, चार्ज भी पैरेलल में, मगर पोटेंशियल सेम रहता है। सो चार्ज Q इज़ गिवन। दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल हैं, C1 और C2। चार्ज Q दे दिया। कितना चार्ज दोनों में स्टोर होगा, किस रेशियो से? क्योंकि Q = CV होता है और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो जो चार्ज की रेशियो बनेगी वो दोनों कैपेसिटर की रेशियो के बराबर होती है, C1/C2 के। जो चार्ज की रेशियो Q1/Q2 बनेगी, इसका डिपेंड किस पे होगा? कैपेसिटर की रेशियो पे। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर each of capacitance 2 microfarad in order to obtain resultant of 5 microfarad we need capacitor 4, 10, 5, 6। सवाल ये है कि आपके पास कुछ कैपेसिटर पड़े हैं, हर एक की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रो कॉलम। आप चाहते हैं 5 माइक्रो फैरड की रिजल्टेंट है। कितने कैपेसिटर से काम चल जाएगा? पाँच चाहिए। अगर ये 2 माइक्रो फैरड है, ये भी 2 माइक्रो फैरड है। पैरेलल में कहाँ से क्या होता है? 2 × 2 4। ठीक है। अगर सीरीज़ में हूँ, ये 2 है, ये 2 है, सीरीज़ में आंसर हाफ हो जाता है 1 माइक्रो फैरड। सीरीज़ का फार्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो ये याद रखना, सीरीज़ में आधा हो जाता है अगर सेम वैल्यूज़ हों, पैरेलल में डबल हो जाता है। अगर मैं कम्बिनेशन ऐसा बनाऊं, इसका आंसर क्या होगा? ये भी 2 माइक्रो फैरड, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 के हैं। ये दोनों क्या हैं? सीरीज़ में। इनका आंसर क्या होगा? 2 और 2 का 1 हो गया, तो इसका आंसर 1 बन गया। 2 + 2 + 1 5। तो 5 का आंसर लेने के लिए कम से कम 4 कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर की तादाद बतानी है कितने चाहिए।
two capacitor each of 1 microfarad are connected parallel to source of 200 volt. Total energy store कुल कितनी एनर्जी स्टोर होगी? ये जॉल में आंसर है। तो चूंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होती है? C1 + C2 1 + 1 2 माइक्रोफैराड। नेट कैपेसिटेंस ये है। एनर्जी मालूम करने का फार्मूला ½ CV²। पोटेंशियल भी गिवन है, C की वैल्यू पुट कर लें तो ये आंसर आएगा ½ CV²। Two capacitors (6 microfarad and 1 microfarad) are in series equivalent is, इसका इक्विवेलेंट बताएं सीरीज का। 1/C equivalent is equal to 1/1 + 1/6। 7/6 है। 1/C equivalent, C equivalent क्या होगा? 6/7 माइक्रोफैराड। कर लेंगे ना ऐसे? कर लेंगे। चलो करो फिर। Three microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad and 3 microfarad. इन सब की वैल्यू C है। ये तीनों एक ही चीज़ है, सही। ऊपर के दो सीरीज़ ये पैरेलल, ये दो सीरीज़ ये उनके साथ पैरेलल, ये सीरीज़ ये पैरेलल, ठीक है। ये वाली शक्ल इन शक्लों में भी दी जा सकती है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर के दो सीरीज़ में है तो कितना हो जाएगा आंसर? जो सीरीज़ में है उनका आंसर हाफ हो जाएगा C/2। तो ये C/2 बन गया, ये C है।
अब C और C/2 पैरेलल है, इक्विवेलेंट क्या होगी C + C/2। 3C/2 आंसर आ गया। तो इन तीनों का आंसर सेम होगा 3C/2। अगर कहा जाए हर एक कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल है, टोटल 10 है, हम कहते हैं सीरीज़ में डिवाइड होता है। इसमें V1 की वैल्यू क्या है, V2 की टोटल पोटेंशियल V है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। तो इसका फार्मूला अब याद करेंगे। जो पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल होगा C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 मल्टीप्लाई टोटल पोटेंशियल, दूसरे की कैपेसिटेंस पहले आएगी। और जो इसमें V2 मालूम करने का फार्मूला है, उसमें इसकी कैपेसिटेंस C1 डिवाइडेड बाई C1 + C2 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज, ये याद रखना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स electric field between pair of parallel plates is E. If separation of plate is double, if separation between plate is double and potential difference between plate increase 4 times, the new electric field is E, 2E, 4E, 8E, दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, पोटेंशियल V है। अगर डिस्टेंस डबल कर लें, पोटेंशियल 4 टाइम, क्या इक्वेशन होती है, डेल्टा V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो पोटेंशियल सिंपल बराबर ET, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल 4 गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस 2 टाइम, तो 2 टाइम इजाफा होगा। Two horizontal plate are four millimeter apart, 4 मिलीमीटर का फासले दो प्लेट के दरमियान। द लोअर प्लेट इज एट पोटेंशियल -6 वोल्ट,
Which potential is applied to upper plate to produce electric field (4,000 volt per meter. ऑप्शन है 22 वोल्ट, 10 वोल्ट, -10 वोल्ट, -22 वोल्ट. समझ आई? कैसे करें? ये फार्मूला पढ़ा था. डेल्टा वी होता है V2 माइनस V1. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा करना है? 4000 और डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर. -16 आ गया. तो उसने साइन तो पहले माइनस बता दिया, याद हम यहाँ माइनस पुट नहीं करते. उसने साइन उसका पहले बता दिया. चलो कह रहे देते हैं. V1 की वैल्यू क्या है? -6. -22 बनेगा. -22 वोल्ट आएगा डेल्टा ऑप्शन. को समझ आई? 2 और करते हैं. रेशियो बताइए. फोर्स बिटवीन 1 and 2 एंड फोर्स बिटवीन 1 and 3. जो 1 और 2 चार्ज के दरमियान फोर्स है और जो 1 और 3 के दरमियान फोर्स है, इनकी रेशियो क्या होगी? दूसरा करते हैं. सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? यहाँ पर फोर्स की रेशियो बतानी है, वहाँ सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. अब F12 तो मालूम कर लें. कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर. ये चार्ज Q1 Q2 Q3 ऑल आर सेम. सब की वैल्यू सेम है, Q के बराबर ही है. गोया K मल्टीप्लाई Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर. ये इन दो चार्ज के दरमियान फोर्स है.
अगर फोर्स मालूम करने बिटवीन 1 एंड 3 तो पहले ये फासला पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है, ये d है, ये d है, ये उनका अगर हाइपोटेन्यूज r हो जाए तो x कंपोनेंट का स्क्वायर y का स्क्वायर अंडर रूट इट इज़ 2d स्क्वायर अंडर रूट 2d बन गया। तो 1 और 3 के दरमियान जो फासला है वो अंडर रूट 2d है। इनके दरमियान जो फोर्स होगी कांस्टेंट के चार्ज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2d सारे का स्क्वायर, तो ये बनेगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर। तो जब रेशो मालूम करेंगे F12 टू F23 सारे फैक्टर कैंसिल, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया तो 2:1 है। इन दोनों को डिवाइड करें, ऊपर ये लिखें और नीचे ये लिखें, तो नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। समझ आई? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए उस शक्ल में। जहाँ तक इस लाइन का ताल्लुक है, इस लाइन को आप ए बी कह लें, ये भी पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सेंटर में ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों की वजह से इनकी ए बी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। हमें टोटल बताना है ओ पे कितना है, बाकी रह गया जस्ट किसकी वजह से, इस 4 माइक्रो जो यहाँ पर पड़ा है सी पॉइंट पे पड़ा है। ये सारे फासले 1 मीटर के हैं। अगर ये सारे डिस्टेंस 1 मीटर के हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर कैसे लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 बन गया। तो टोटल फासला ये डी से लेकर सी से लेकर डी तक टोटल डिस्टेंस आर इज़ अंडर रूट 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेंटर तक हाफ चाहिए। तो जो सी से लेकर ओ तक फासला होगा वो इसका मज़ीद हाफ कर लें अंडर रूट बाई 2। तो ये कितना होता है, कितना होता है, अंडर रूट 2 को कैसे लिखते हैं, 2 दफ़ा अंडर रूट 2 लिखते हैं। 2 को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिखते हैं, मतलब 2 स्क्वायर अंडर रूट कर लें, एक अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 बाई अंडर रूट 2। तो ये फासला है जस्ट 1 ओवर अंडर रूट 2। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कांस्टेंट के Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कांस्टेंट होता है 9 10 पावर 9, चार्ज है 4 माइक्रो कॉलम और डिस्टेंस है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.2 10 पावर 4 न्यूटन पर कॉलम आंसर लाना है। लगता है मेरे इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है ना। चलें, थैंक यू।